कुछ इंडस्ट्रीज एंड कुछ सर्टेन सेक्टर्स के ऊपर क्रेडिट एक्सपोजर की स्पेसिफिक लिमिट्स लगाई गई है, हम वो पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो बैंक अपनी इंटरनल एक्सपोजर लिमिट्स फाइनल कर सकता है। इंटरनल लिमिट्स के अंदर वो क्या कर सकता है कि सेक्टर वाइज लिमिट लगा सकता है। लाइक टेक्सटाइल के लिए, जूट के लिए, टी के लिए, कि अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री है तो उसको कितने परसेंट क्रेडिट एक्सपोजर देना है, जूट इंडस्ट्री को कितना देना है, टी इंडस्ट्री को कितना देना है। इससे बेसिकली होगा क्या, एक तो सारी इंडस्ट्रीज खुद को डेवलप कर पाएंगी। थर्ड, जो हमारा क्रेडिट एक्सपोजर है वो इवनली स्प्रेड होगा, कि अगर सपोज इन एक इंडस्ट्री के अंदर फॉल आता है तो ये नहीं होगा कि बैंक को काफी ज्यादा नुकसान होता है। फॉर एग्जांपल जैसे रियल एस्टेट सेक्टर है, वो काफी बार ऊपर जाता है, काफी बार नीचे जाता है। अगर बैंक अपना जो क्रेडिट एक्सपोजर है वो देता ही सिर्फ रियल एस्टेट को है, उससे होगा क्या, अगर रियल एस्टेट को ही हमने अपना पूरा क्रेडिट एक्सपोजर दे रखा है तो रियल एस्टेट में अगर एकदम से डाउनफॉल आता है तो क्या होगा, बैंक को नुकसान होने के चांसेस ज्यादा है। बट अगर वो एक्सपोजर काफी जगह वेरी कर रहा है, काफी काफी अलग अलग सेक्टर्स को दिया गया, तो एक पर्टिकुलर सेक्टर में नुकसान होने के करके बैंक को नुकसान होने के चांसेस कम है। तो बैंक अपने क्रेडिट एक्सपोजर को इवनली स्प्रेड करने के लिए अपनी इंटरनल लिमिट्स फाइनल कर सकता है। जो लिमिट्स हैं वो डिपेंड कर सकती है ऑन द सेक्टर परफॉर्मेंस, एंड इन लिमिट्स के अंदर एनुअली या पीरियोडिकली बेसिस पे इनको रिव्यू किया जा सकता है और इनको रिवाइज भी किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे हैं अनहेज फॉरेन करेंसी एक्सपोजर ऑफ कॉर्पोरेट्स। अगर किसी कंपनी में, अगर कोई कंपनी है जो बैंक की क्लाइंट है, वो फॉरेन एक्सचेंज में डील कर रही है, तो वो अपने आप को फॉरेन एक्सचेंज रिस्क की तरफ क्या कर रही है, एक्सपोज कर रही है। ठीक है, अगर वो एक्सपोज कर रही है तो बेसिकली बैंक भी एक्सपोज हो रहा है। तो बैंक्स कुछ लिमिट्स फाइनल कर सकते हैं, लाइक लोन्स जो $10 मिलियन से ज्यादा है, या लोअर लिमिट बैंक अपने पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकता है। एंड उन लोन्स के अगेंस्ट बैंक पॉलिसी बनाए कि अगर कोई ऐसा लोन है जो इस लिमिट को एक्सीड करता है तो क्या किया जाएगा, उन लोन्स की क्या करवाई जाएगी, हैजिंग करवाई जाएगी। हैजिंग इज बेसिकली, हैजिंग की डेफिनेशन ये होती है, हैजिंग इज अ प्रोसेस टू मिटिगेट द रिस्क। कुछ मेजर्स लेना, चाहे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, ऑप्शंस के थ्रू, ताकि अपने रिस्क को कम से कम किया जा सके, उसको बोलते हैं हैजिंग, फॉरेन करेंसी हैजिंग। तो अगर ऐसे कोई लोन है जो लिमिट्स एक्सीड कर रहे हैं तो उनके अगेंस्ट एक पॉलिसी बनी चाहिए कि इनको हम क्या कराएंगे, हैज कराएंगे, ताकि अपना जो रिस्क है वो कम से कम किया जा सके। हाँ, लेकिन दो केसेस के अंदर जो बैंक है उसको हैजिंग की तरफ नहीं जाना है, हैजिंग की तरफ ध्यान नहीं देना। उसमें कौन सा है, ऐसे लोन जो फाइनेंस एक्सपोर्ट को फाइनेंस करने के लिए दिए गए हो। सेकंड, ऐसे लोन जो फॉरेक्स एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए दिए गए हो, उन केसेस में बैंक है जो हैजिंग उसको उन लिमिट्स के अंदर कंसीडर नहीं करना है और उनकी तरफ, हैजिंग की तरफ नहीं जाना। ठीक है, अब हमने देखा जो फॉरेन एक्सपोजर था जो अनहेज था, उसको, उसके अंदर हमने हैजिंग करनी है। उसको अब मैनेज कैसे करना है, सबसे पहले तो उसे बोर्ड की पॉलिसी का पार्ट बनाओ। बोर्ड की जब वो पॉलिसी का पार्ट होगा तो आप उसके अंदर पॉलिसीज बनाओगे, उसको रेगुलरली बेसिस पे मॉनिटर करो, रिव्यू करो। एंड अगर वो एसएमई से रिलेटेड है तो उसका मंथली रिव्यू होना चाहिए। बाकी अदर केसेस में आप चाहो तो क्वार्टरली भी कर सकते हो, लेकिन एसएमई के केसेस में रिस्क ज्यादा होता है, इसलिए उसका रिव्यू क्या होना चाहिए, मंथली बेसिस पे होना चाहिए। ठीक है, हमने पढ़ा था कि कंसोर्शियम या मल्टीपल बैंकिंग एग्रीमेंट अरेंजमेंट्स होते हैं, उसके अंदर भी एक्सपोजर लिमिट्स लगती है। तो जो एक्सपोजर लिमिट्स मैनेज, उसमें जो अनहेज एक्सपोजर है उसको देखने की मेन जिम्मेवारी किसकी होती है, जो लीड बैंक होता है। मल्टीपल बैंकिंग में क्या होता है, देर आर मल्टीपल बैंक्स, उनमें से एक बैंक लीड कर रहा होता है। लीड बैंक कौन होता है, जिसका सबसे ज्यादा लार्जेस्ट एक्सपोजर होता है। तो उसकी, उसका रोल है कि वो अनहेज एक्सपोजर को डील करे, मॉनिटर करे। सेकंड, जो उसने मॉनिटर करा, जो उसने इंफॉर्मेशन दी, उसकी बैंकिंग अरेंजमेंट के अंदर इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि अगर एक बैंक को इंफॉर्मेशन मिलेगी वो दूसरे बैंक को किस तरीके से पास करेगा। तो जो भी इंस्ट्रक्शन है लीड बैंक को फॉलो करनी है और अपनी जो पार्टनर बैंक है उनके साथ शेयर करनी है। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे हैं रिस्क एंड कंसिडरेशंस। ठीक है, अगर जो रिस्क है वो ज्यादा लिया जाता है तो उससे क्या होता है, क्रेडिट लॉसेस के चांसेस बढ़ जाते हैं और मार्केट में आ सकता है डिस्ट्रेस, आ सकता है बैंक में आ सकता है डिस्ट्रेस, आ सकता है। ठीक है, तो सब जैसे कि जो अनहेज्ड फॉरेन एक्सपोजर है उससे सबसे पहले रिस्क किसको आता है, कॉर्पोरेट्स को। कॉर्पोरेट्स ने अपना जो लोन है वो किससे लिया होता है, बैंक्स को। अगर कॉर्पोरेट्स पे रिस्क आ रहा है तो किस पे रिस्क आ गया, अल्टीमेटली बैंक्स पे। बैंक्स पे रिस्क आ रहा है तो मतलब अल्टीमेटली रिस्क किस पे आ रहा है, फाइनेंशियल सिस्टम में, क्योंकि फाइनेंशियल सिस्टम किसका पार्ट होता है, फाइनेंशियल सिस्टम का सबसे बड़ा पार्ट कौन होता है, बैंक्स होते हैं। सो इन चीजों को मैनेज करना बहुत जरूरी है, इन चीजों को कंसिडर करते हुए कंसिडर करके चलना बहुत जरूरी है। जो बैंक्स हैं उनको अपने इन रिस्क को कंसीडर करना है। एंड जो अपना रिस्क प्रीमियम बैंक चार्ज करता है कस्टमर से इन रिस्क को मैनेज करने के लिए, उनसे जो प्राइस चार्ज करना है वो भी इसी अकॉर्डिंग करना है कि जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा उनसे रिस्क प्रीमियम क्या करना है, चार्ज करना है। ठीक है, आगे हम देख रहे हैं एक्सपोजर टू रियल एस्टेट। एक्सपोजर टू रियल एस्टेट में क्या आता है, रियल एस्टेट
चाहे वो कमर्शियल हो इंडिविजुअल हो, अगर उनको हम लोन देते हैं, दैट इज नोन एज एक्सपोजर टू रियल एस्टेट। उसके अंदर लिमिट्स लगती हैं, सिंगल एक्सपोजर की लिमिट्स, बोरोवर्स की लिमिट हम ऊपर पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो भी लिमिट्स हमने बनाई है, जो भी पॉलिसी बनाई है, वो कौन अप्रूव करेगा? बैंक का बोर्ड है, वो अप्रूव करेगा। इसके अंदर हम एक चीज देख रहे हैं, एसईजेड। एसईजेड बेसिकली होता है, एसईजेड की फुल फॉर्म होती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन और सर्टेन एरियाज जहां स्पेसिफिक बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ रिलैक्सेशन दी जाती हैं इन टर्म्स ऑफ लोन, इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड कुछ अदर टैक्सेस, जीएसटी एटसेट्रा। ठीक है, अगर हाँ कोई ऐसा लोन प्रोवाइड किया जाता है ताकि एसईजेड के अंदर या तो कोई यूनिट को एस्टैब्लिश किया जा सके, या एसईजेड के अंदर कोई यूनिट है उसको खरीदा जा सके, तो उसको हम नॉर्मल कमर्शियल रियल एस्टेट सेक्टर को दिए गए लोन की तरह ही ट्रीट करते हैं। हम उसको किस तरह, हम जो हमारा जो रिस्क है उसको एक्सपोजर टू कमर्शियल रियल एस्टेट सेक्टर की तरह ही डील किया जाता है। ठीक है, जो ये हमने डील करना है नॉर्मली कमर्शियल रियल एस्टेट सेक्टर की तरह, वो हमने सिर्फ पोटेंशियल नॉर्म्स के लिए, नॉर्म को ध्यान में रखते हुए करना है। उसके अलावा अगर कोई रिलैक्सेशन स्पेशल एसेट्स को दी जाती है तो हमने उनको वो देनी है, उसमें कोई उसमें मना नहीं है। लेकिन जब हम पोटेंशियल पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, अपनी प्रोविजनिंग कर रहे हैं, तो उसको एज अ कमर्शियल रियल एस्टेट सेक्टर लोन ही देखना है और जो प्रोविजन है, प्रोविजनिंग है, वो उसी तरीके से करनी है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था क्रेडिट रिस्क के दो पार्ट देखे थे, एक तो फंडेड नॉन फंडेड, सेकंड एसेट एक्सपोजर ड्यू टू लीजिंग, हायर परचेज एंड फैक्टरिंग सर्विसेज। अगर ऐसी सर्विसेज के अगेंस्ट बैंक लोन देता है तो उसके ऊपर कैपिंग की गई है। कैपिंग क्या है? जो बैंक के टोटल एडवांसेज है उसके 10% से ज्यादा बैंक इन पर्पसेस के लिए लोन नहीं दे सकता। रीजन भी, रीजन क्या है? ऐसा इसलिए किया गया ताकि जो बैंक का पोर्टफोलियो एक बैलेंस फॉर्म में रहे, बैंक का पोर्टफोलियो एक ही तरफ कंसेंट्रेटेड ना हो। ठीक है, उसके अलावा जो बैंक है वो इंडियन कॉर्पोरेट्स को लोन प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि वो ओवरसीज के अंदर अपनी सब्सिडरीज को फंड कर सकें, अपनी सब्सिडरीज को ओन कर सकें, उनके वर्किंग में हेल्प कर सकें। उसके ऊपर भी एक लिमिट लगाई गई है। लिमिट क्या है? लिमिट एक तो है 20% एंड सेकेंड इज 15। एक लिमिट है 20%। 20% किसका? कैपिटल फंड का। टीयर 1 कैपिटल एंड टीयर 2 कैपिटल के 20% से ज्यादा बैंक की लोन प्रोवाइड नहीं कर सकता। उसकी एक कंडीशन ये भी है कि जो लोन प्रोवाइड किया जा रहा है उसमें हमने ये देखना है जो इंडियन कंपनी की होल्डिंग है वो 51% से ज्यादा होनी चाहिए। अगर 51% से ज्यादा है तो आप अपना 20% तक कैपिटल फंड का लोन में प्रोवाइड कर सकते हो फॉर द पर्पस ऑफ इंडियन जॉइंट वेंचर्स एंड होली ओन सब्सिडरीज अब्रोड बाय द इंडियन कॉर्पोरेट्स। बट उसके अंदर कंडीशन सिर्फ क्या देखनी है कि जो लोन है, जो शेयर होल्डिंग है वो इंडियन कंपनी की 51% से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम देख रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट एक्सपोजर। कैपिटल मार्केट एक्सपोजर हम आगे बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मैं इस पे आपको ये बता देता हूँ कि कैपिटल एक्सपोजर में आता क्या क्या है। कैपिटल मार्केट एक्सपोजर के दो पार्ट्स होते हैं, डायरेक्ट एक्सपोजर, इनडायरेक्ट एक्सपोजर। डायरेक्ट एक्सपोजर में क्या आता है कि बैंक ने इक्विटी शेयर्स, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स या कन्वर्टेबल बॉन्ड जो इक्विटी में कन्वर्ट हो सकते हैं उनमें डायरेक्टली इन्वेस्ट किया हो। सेकंड, लोन प्रोवाइड किया लेकिन उनके अगेंस्ट जो सिक्योरिटीज हैं वो क्या रखी? शेयर्स, डिबेंचर्स, इस तरह की सिक्योरिटीज रख ली। थर्ड, उन्होंने लोन ही इस पर्पस के लिए प्रोवाइड किया ताकि वो शेयर, ताकि जो भी बोरोवर है वो शेयर्स और कन्वर्ट शेयर्स या ऐसी ही प्रोडक्ट्स को क्या कर सके? ओन कर सके। फोर्थ, उन्होंने एडवांस दिए थे वो किसी और पर्पज से दिए थे, उसके अगेंस्ट जो कोलेक्ट्रल ली थी वो भी कुछ और सिक्योरिटी ली थी, बट कोलेक्ट्रल का कुछ पार्ट शेयर से मिलके हुए बना था, तो जो पार्ट शेयर से मिलके हुए बना है वो किसका पार्ट बन जाता है? कैपिटल मार्केट एक्सपोजर का पार्ट बन जाता है। उसके अलावा स्टॉक ब्रोकर्स या मार्केट मेकर्स को अगर हमने कोई लोन्स दिए, उसके बाद कोई न्यू कंपनीज के अंदर क्या होता है, प्रमोटर्स को अपनी एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कैपिटल रखनी पड़ती है। अगर इस तरह के कोई लोन प्रोवाइड किए गए हैं तो उसको बोलते हैं, तो वो भी क्रेडिट मार्केट एक्सपोजर का पार्ट होता है। अगर हमने कोई ब्रिज लोन्स प्रोवाइड किए गए हैं कि अगर इस सिक्योरिटी से इतना पैसा आएगा तो ब्रिज लोन को पैसा वापस कर दिया जाएगा, वो भी क्रेडिट मार्केट एक्सपोजर का पार्ट हो जाता है। अगर बैंक ने कोई अंडर राइटिंग एग्रीमेंट्स किए हैं, अगर मार्जिन ट्रेडिंग के लिए बैंक ने स्टॉक ब्रोकर्स को पैसा दिया है तो वो भी कैपिटल मार्केट एक्सपोजर का पार्ट बन जाता है। उसके बाद लास्ट, अगर वेंचर कैपिटल फंड को कोई पैसा बैंक देता है, चाहे वो वेंचर कैपिटल फंड रजिस्टर्ड हो चाहे ना रजिस्टर्ड हो, तो वो भी कैपिटल मार्केट एक्सपोजर का पार्ट बनता है। उसके बाद हमारे पास एक कंसेप्ट आता है आईपीसी का। आईपीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? इररिवोकेबल पेमेंट कमिटमेंट्स। इररिवोकेबल पेमेंट कमिटमेंट्स क्या होती है? बैंक स्टॉक एक्सचेंजेस को देता है अपने क्लाइंट्स के बेसिस पे। फॉर एग्जांपल हम क्लाइंट एक ले रहे हैं, म्यूचुअल फंड की एग्जांपल लेते हैं। म्यूचुअल फंड्स क्या है? अपने
क्लाइंट्स के बेसिस पे जो ट्रांजेक्शन है वो स्टॉक एक्सचेंजेस पे इनिशिएट करते हैं। एंड सपोज एकदम से मार्केट क्रैश हो जाती है तो देयर आर चांसेस कि म्यूचुअल फंड है जो वो पैसा ही ना दे पाए स्टॉक एक्सचेंजेस को। तो ये इंश्योर करने के लिए कि पैसा दिया ही जाएगा, स्टॉक एक्सचेंजेस क्या कर, जो म्यूचुअल फंड है वो आईपीसी इशू करवाते हैं अपने बैंक से कि इनकेस अगर म्यूचुअल फंड पैसा नहीं देंगे तो पैसा कौन देगा, बैंक देगा। ओके, इसके अंदर एक कंडीशन ये है कि जो ये एग्रीमेंट किया जाता है म्यूचुअल फंड और बैंक के अंदर, उसमें क्लोज होना चाहिए कि अगर म्यूचुअल फंड पैसा नहीं देता है, पैसा बैंक को देना पड़ता है, तो जिन सिक्योरिटीज के अगेंस्ट पैसा बैंक दे रहा है वो सिक्योरिटीज किसको मिल जाएंगी, बैंक को मिल जाएंगी। बट इन केस अगर पैसा पहले ही म्यूचुअल फंड के अकाउंट में पड़ा है, अगर तो इंडियन अकाउंट है तो कस्टमर के अकाउंट में पड़ा होगा, एंड अगर एक फॉरेन अकाउंट है तो बैंक के नोस्टो अकाउंट में पड़ा होगा। अगर वो पहला पैसा पहले ही पड़ा तो इस क्लोज की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर पैसा नहीं है, पे आउट सेटलमेंट के लिए पैसा नहीं है, तो एक क्लोज होना बहुत जरूरी है कि इन केस अगर म्यूचुअल फंड पैसा नहीं देगा तो जिन सिक्योरिटीज के अगेंस्ट पैसा दिया गया है वो सिक्योरिटीज किसकी हो जाएंगी, बैंक की हो जाएंगी। ठीक है, इस केस में जो रिस्क काउंट किया जाता है दैट इज 50%। 50% किस तरीके से बनाया गया, इंडियन मार्केट में सेटलमेंट चलती है टी के बेसिस पे। टी होता है ट्रेड डेट, जिस दिन ट्रेड किया गया उसको बोलते हैं टी। T+1 मतलब एक दिन बाद का, T+2 मतलब 2 दिन बाद का। सो ट्रेड डेट T1 तो ट्रेड हुआ, T+1 का T+1 की हम ले रहे हैं कि मार्केट 20% से गिरेगा, शेयर 20% से गिरेगा, T+2 और 20% से गिरेगा, और एक एडिशनल मार्जिन हम रख लेते हैं 10%। तो T+1 का 20%, T+2 का 20% होगा 40%, 40% प्लस 10% होगा टोटल 50%। तो T+1 डे के अंदर पोटेंशियल रिस्क हम कितना रिकॉग्नाइज करते हैं, 50%। जब हम T+1 की बात कर रहे हैं, हम वो बात कर रहे हैं एंड ऑफ द डे की, स्टार्ट ऑफ द डे की नहीं, एंड ऑफ द डे। T+1 एंड ऑफ द डे हम जो रिस्क है वो कितना मानेंगे, 50% मानेंगे। ओके, बट सपोज इन केस कोई पैसा पहले ही पे किया गया, कोई मार्जिन पहले पे किया है, तो जितना हमने रिस्क काउंट करा है, जो जितना सेटलमेंट प्राइस होगा उसमें से पहले मार्जिन माइनस करो और उसका 50% हम क्या करेंगे, अपना कैपिटल मार्केट एक्सपोजर मान लेंगे। एंड सपोज कि अगर मार्जिन कैश में भी पे किया गया एंड कुछ सिक्योरिटीज भी दी गई, तो जो सेटलमेंट अमाउंट होगी उसमें से पहले मार्जिन निकाल लो। सिक्योरिटीज की जितनी वैल्यू है, एक ना हेयर कट प्रिस्क्राइब होता है। हेयर कट मतलब कि सपोज एक सिक्योरिटी उसकी वैल्यू 100 करोड़ है, उसमें से कुछ मार्जिन अलग रखा जाता है, उसको बोलते हैं हेयर कट। तो उसमें से वो मार्जिन लेस करके जितना हेयर कट है, जैसे 100 करोड़ की सिक्योरिटीज है, हम ये जूम कर रहे हैं कि हेयर कट 10 है, मतलब वो एक्चुअल जो हमें वैल्यू रिकॉग्नाइज होने वाली है दैट विल बी ओनली 90 करोड़। तो हेयर कट कितना हो, 10 करोड़। तो जो आपका सेटलमेंट प्राइस है उसमें से मार्जिन जो कैश के अंदर है वो उसको माइनस करो, और अपना जो अपना हेयर कट प्राइस है उसको ऐड करो, और फिर उसका 50% निकालो। दैट विल बी आवर क्रेडिट मार्केट एक्सपोजर। ठीक है, आईपीसी को हम क्या किस तरीके से काउंट करेंगे, फाइनेंशियल गारंटी, और जो इसका सीसीएफ हम लेंगे दैट विल बी 100, कि जितनी हमने गारंटी दी है उतना ही हमारा क्या है, रिस्क है। ठीक है, हम ये 50% वाला 5th पॉइंट को समझने के लिए एग्जांपल ले रहे हैं। इसमें हमने क्या किया, सपोज 100 करोड़ का आपका कॉन्ट्रैक्ट था, उसके लिए हमने मार्जिन पे किया। एक तो हमने कैश में मार्जिन पे कर दिया 25 करोड़, सेकंड हमने सिक्योरिटीज दे दी 50 करोड़ की। ठीक है, हेयर कट इस पर प्रेस्क्राइब था 10%, तो 50 करोड़ का 10% कितना हुआ, 5 करोड़। तो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि जो वैल्यू एक्चुअल हमें रियलाइज होगी दैट विल बी 50 माइनस 5 करोड़। तो हेयर कट हमारा कितना है, 5 करोड़। तो जब हम रिस्क निकाल लेंगे, रिस्क कैसे निकाल लेंगे, 100 जो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट थी माइनस 25 जितना आपका मार्जिन था, इसमें से हेयर कट जो हमने लिया वो उसको ऐड कर देंगे, नेट हमारा कितना आ गया, 80 करोड़। तो 80 करोड़ हमारा आ गया सेटलमेंट प्राइस। 80 करोड़ के अंदर हम जो अपना रिस्क है दैट इज 50% माइनस कर 50% मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो हमारा कैपिटल मार्केट एक्सपोजर है वो कितना आ जाएगा, 40 करोड़ आ जाएगा। सो दिस वाज द एग्जांपल ऑफ 0.5, जिसको हमने एग्जांपल की फॉर्म में समझा। ठीक है,